हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि संख्या पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई, संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राचीन काल में आदिमानव होते थे तो उस समय वस्तुओं को या किसी भी पेड़ पौधों को गिनने के लिए उनके पास संख्याएं नहीं थी। तो वो क्या करते थे, रेखाओं का प्रयोग करते थे, लाइनें खींचते थे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो इस तरीके से उन्हें संख्याओं का बोध बाद में हुआ और बाद में उन्होंने संख्याओं को संकेतों का रूप दिया। जैसे 1 को हम इस प्रकार लिखते हैं, 2 को इस प्रकार लिखते हैं, 3 को इस प्रकार लिखते हैं। तो ये पद्धति बाद में विकसित हुई और ये संख्याएं भी बहुत बाद में मिली। इस संख्या को ही 1 कहते हैं, ये किसी को पता नहीं था। तो ये जो संख्याएं हैं प्रकृति से ही मिली हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो भी संख्याएं, जितनी भी बड़ी संख्या आप जानते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आइए इन्हें हम लिख लें। गिनती के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 और इस तरीके से आगे भी। तो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1। तो इसे भी आप नोट कर लें। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती। यानी कि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को बता ही नहीं सकते कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ववर्ती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व में आने वाली संख्या। तो जो भी संख्या हमें दी गई है उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से 1 घटा देते हैं। यानी दी गई संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या ही उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो इसे आप लिख सकते हैं कि दी गई संख्या में से एक घटाने पर उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यदि हमें 10 संख्या हमने 10 लिया, 10 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी हो, क्या करेंगे, 10 में से 1 हम घटा देंगे। 10 - 1 = 9। इसी तरीके से दूसरी संख्या अगर हम 80 ले लेते हैं तो 80 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 80 - 1 यानी कि 79। इस तरीके से पूर्ववर्ती संख्याएं दी गई संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त होती हैं। और जो दूसरी संख्या है अनुवर्ती, इसे हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो उत्तरवर्ती संख्याएं कैसे प्राप्त होती हैं? दी गई संख्या में 1 जोड़ देने पर, यानी उसके एक बाद वाली संख्या ही उत्तरवर्ती संख्या है। यदि हम संख्या रेखा पर देखें तो संख्या रेखा पर जैसे आप जानते हैं संख्या रेखा हमारी इस तरीके से होती है, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से
संख्या रेखा आगे भी बढ़ती जाती है। तो किसी भी संख्या के जो जस्ट बाद वाली, जैसे 3 का हमें उत्तरवर्ती निकालना है, तो 3 के बाद वाली संख्या क्या है, 4 है। तो 3 का उत्तरवर्ती क्या होगी, 4 होगी। 4 का उत्तरवर्ती क्या होगी, 5। और पूर्ववर्ती में हमें बाएं चलना होता है, और जब हम अनुवर्ती निकालते हैं तो संख्या रेखा पर हमें दाईं ओर चलना होता है। तो किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती उसके दाईं ओर स्थित होता है, यानी तुरंत बाद वाली संख्या जो दाईं ओर स्थित हो वह उस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या होती है। दी गई संख्या में एक जोड़ने पर उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण में 99 आपने ले लिया, 99 के उत्तरवर्ती 99 के उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 99 में एक जोड़ देंगे, यानी 99 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। इस तरीके से 99 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 100 होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम बता नहीं सकते। तो प्राकृतिक संख्या के बाद क्या मिलता है, हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर दें तो वो समूह जो बनेगा उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो बटी हुई ना हो या किसी भी संख्या का भाग ना हो, उसे पूर्ण कहते हैं। पूर्ण यानी इसे इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को यदि हम मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है और इसे हम इंग्लिश के लेटर W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, शून्य आता है, उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से। तो जैसे कि आपने जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह था उसे हम संकेत में इस तरीके से लिखेंगे n से, और वो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन आगे। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह था, इसमें केवल हमने शून्य मिला दिया तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो गया। तो बच्चों आइए बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं शुरुआत कहाँ से होती हैं, शून्य से होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो अगर हम इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें तो एक नया समूह प्राप्त होता है जिसे हम पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई, आपकी बीच में 0 होगा, दाहिने साइड में 1 2 3 4 ऐसे ही, और बाएं साइड में -1 -2 -3 -4। तो ये सभी क्या है, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसा कि आप संख्या रेखा देखी होगी आपने, तो संख्या रेखा में भी हम ऐसे कुछ बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी रेखा बनाते हैं और बीच में क्या होता है, 0 होता है, इसके बाद 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में बाईं ओर -1 -2 -3 -4, और ऐसे ही आगे भी अनंत तक बढ़ते जाते हैं। तो ये जो सभी संख्याओं का समूह है, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हो गई। तो आप जो देख रहे हैं 0 के जो दाईं ओर है 1 से लेकर अनंत तक, इन्हें हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें धन पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। और जो 0 की जो बाईं ओर है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो बच्चों शून्य है, शून्य को भी आप शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और
शून्य पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। आइए बच्चों हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q जो है वो अशून्य होता है। तो इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा पहले नोट कर लें, उसके बाद मैं उसको व्याख्या करूंगा इसकी। तो परिमेय संख्याएं क्या है? जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, या इसे शब्दों में लिखेंगे q अशून्य है। तो इस तरह की संख्याएं जिन्हें p/q। तो बच्चों p/q का मतलब क्या है कि उन्हें आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें आप अंश और हर के रूप में लिख पाएंगे उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त यह है कि जहां अंश और हर दोनों क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी, लेकिन जो हर में संख्या आएगी वह शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, हमने कोई भी पूर्णांक संख्या ली 5। तो जैसे 5 एक पूर्णांक संख्या है, 5 को हम 5/1 करके लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये p के स्थान पर और ये q के स्थान पर, और हर भी इसका अशून्य है। तो 5 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं के उदाहरण में हम 5 ले सकते हैं, और भी संख्याएं 2/3, ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं, जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि किसी भी पूर्णांक संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं। यदि हम शून्य की बात करें तो 0 को भी हम 0/1 कर सकते हैं, या 0/2 कर सकते हैं, या 0/3 कर सकते हैं। तो 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो 0 भी तो एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, और जो हर है वो अशून्य है। तो 0 को हमने 0/1 लिखा, या 0/2 लिखा, या 0/3 लिखा। तो यह क्या है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय क्या होंगी? जो परिमेय नहीं होंगी, यानी कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अपरिमेय संख्याएं होती किस प्रकार की हैं? जैसे कि बच्चों हमने मान लिया 0.1010001000, इस तरीके से ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे होती हैं अशांत अनावर्ती। तो अशांत संख्याएं और शांत संख्याएं क्या होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जान लें कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या हमारी इस तरीके की आती है 0.33 अनंत तक, तो इसे हम 0.3 बार कहते हैं, लेकिन इसे भी हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं। तो ये संख्याएं अपरिमेय नहीं हैं, ये संख्याएं अपरिमेय हैं। और इस तरीके से जैसे हम ये जानते हैं पाई का मान हम जानते हैं क्या है? 22/7 या 3.14।
बच्चों ये मान जो है हमने बना लिया है या हमें दे दिया गया है, लेकिन यह जो मान है बिल्कुल वास्तविक मान नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं है। तो पाई का मान जो है कुछ अलग ही आता है, वो एक अशांत अनावर्ती के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से पाई को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं यदि उन्हें हम उनका वर्गमूल निकालें, जैसे हम करणी में 2 ले लेते हैं, वर्गमूल के अंदर 2, 3, 5, 7, तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं ये भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं बच्चों, यदि हम अपरिमेय संख्याओं में कोई संख्या जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। या किसी संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2√3, तो हमने करणी में 3 जो कि एक परिमेय संख्या थी, उसमें एक प्राकृतिक संख्या से या एक पूर्णांक संख्या से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गई, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों आपने बहुत कुछ कई प्रकार की संख्याओं को जान लिया, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आइए इनको एक समराइज करते हैं। तो बच्चों आपके लिए हमने एक टीएलएम बनाया है, जिससे कि आप सभी संख्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने टीएलएम बताया है कि ये रियल नंबर सिस्टम है, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं का एक समूह है, जैसे कि ब्रह्मांड होता है। तो ये ब्रह्मांड है रियल नंबर सिस्टम। इस ब्रह्मांड में जो है कि छोटे छोटे आपके ग्रह और उपग्रह हैं। तो उस तरीके से जो प्राकृतिक संख्या होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और समाप्त कहीं नहीं होती है, उसका अंत नहीं होता है। यानी 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं जो क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो आपको ये गहरे नीले कलर का एक गोला दिख रहा है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। इस समूह में हमने केवल 0 को मिला दिया तो एक नया समूह बन गया, जिसे कि होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याओं का समूह कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ये आपका और शून्य संख्या और धनात्मक संख्याओं में जब हमने ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 इस तरीके से मिला दिया, तो एक और समूह बन गया, जिसका नाम हमने दिया पूर्णांक संख्याओं का समूह। तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। जो काले रंग का आपको गोला दिख रहा है सर्कल, ये क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समूह है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह सबसे छोटा हुआ, उससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। फिर उसमें कुछ और संख्याएं मिला दी गई, तो एक और थोड़ा बड़ा समूह प्राप्त हो गया, जिसे हम पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। इसके बाद इन संख्याओं में हमने भिन्नात्मक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1/2, 1/3, 2/5, 0.3, इस तरीके से इन संख्याओं को मिला दिया, तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई, परिमेय संख्याओं का समूह बन गई। यानी सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से अब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका एक अलग समूह होता है, यानी कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि हमने उदाहरण बताया, इस तरीके की जो अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, या फिर इस तरीके की जो करणी में अभाज्य संख्याओं को हम लेते हैं, तो ये अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ आपने बच्चों देखा, ये जो है रियल नंबर सिस्टम है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समूह, इसमें 2 समूह अलग बने, एक परिमेय संख्याओं का समूह और दूसरा जो है अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्याओं का समूह बहुत बड़ा है और अपरिमेय संख्याएं ये भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं। इनमें आपको प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं प्राप्त नहीं होंगी। तो बच्चों ये थी जानकारी संख्याओं के प्रकार के बारे में, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। अगले अंक में हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ और जानकारियां लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।